अब आगे सुबह का वक्त राजस्थान। इस वक्त दिव्या के माता पिता किसी को फ़ोन कर रहे थे, तभी दिव्या की मां बोलती है क्या हमें उन्हें बुलाना चाहिए, पर हमने सम्राट से उनके आने के बारे में तो पूछा ही नहीं। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, वह सब हमारे परिवार जैसा है तो हमें भी उन्हें बुलाना चाहिए। तभी दिव्या के पापा जी से फ़ोन कर रहे थे, वह फ़ोन उठा लेते हैं और उधर से हेलो बोलते हैं। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं राजवीर कैसे हो तुम दोस्त। तभी उधर से राजवीर जो कि और कोई नहीं विरांशु के पापा होते हैं, वह बोलते हैं मैं तो बढ़िया हूँ, कितने दिन बाद मुझे याद किया, मुझे तो लगा था तो मुझे भूल गई। तभी देगा के पापा बोलते हैं अगर तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं, तुम हमारे बचपन के मित्र हो। वह हमने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि हमारी बेटी दिव्या की शादी हुई पक्की हो गई है, तो हमने तो इसलिए फ़ोन किया था। तभी राजवीर बोलता है दिव्या बेटी की शादी तुमने पक्की कर ली और हमें आप बता रहे हो। तभी उधर से देव के पापा बोलते हैं अरे समय नहीं मिला और तुम तो जानते ही हो कि हमारे श्राप के बारे में। तभी तो से राजवीर बोलते हैं हाँ वह तो मैं जानता हूँ। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं श्राप के वजह से मैं तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन कल ही हमारी बेटी की शादी कुंडली के मंदिर में हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार आए और हमारी बेटी की शादी में शामिल हो। तभी उधर से राजनीति बोलता है जी जरूर, हम लोग जरूर आएंगे तुम्हारे बेटी की शादी में, आखिर तुम्हारी बेटी हमारी बेटी जैसी ही तो है। तभी उधर से दिव्या के पापा बोलते हैं वैसे श्रुति बेटा कैसी है। तभी राजवीर बोलते हैं हमारी बेटी भी अभी बढ़िया, अभी वह कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। तभी राजवीर जी कहते हैं उधर सब ठीक है ना। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं है इधर सब ठीक है, तुम अपना बताओ। तभी राजवीर जी कहते हैं इधर भी सब ठीक है, अच्छा जल्दी से तुम फ़ोन करो, हमें अपनी बेटी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेने और तैयार भी होना है, तो हमें टाइम लगेगा, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी पैकिंग करने, क्योंकि तुमने हमें पहले तो बताया नहीं कि हम लोग पहले से ही पैकिंग करेंगे, गिफ्ट रखिए। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं अरे गिफ्ट ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने पूरे परिवार के साथ आ जाओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारे सिवा हम लोग का कोई भी अपना नहीं है और हमने किसी को बुलाया भी नहीं है, सिर्फ आप ही लोग को बुला रहे हैं। तभी राजवीर जी कहते हैं ठीक है, हम और मेरा पूरा परिवार आएगी तुम्हारी बेटी के शादी में। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं कल कुलदेवी के मंदिर में शादी होने के बाद एक दो और रस्म करने के बाद हम अपनी बेटी को विदा कर देंगे। तभी राजीव जी कहते हैं वैसे लड़का कौन है और कहाँ का रहने वाला। तभी राजवीर जी की बातें सुनकर देव जी उसे सम्राट के बारे में बताने लगते हैं कि सम्राट कितना बड़ा बिजनेसमैन है और उसके बहुत सारे बिजनेस पहले पड़े हैं पूरे एशिया में। ये सुनकर राजू जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह भी दिव्या की अच्छी लाइफ और उसके अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करते रहते थे, क्योंकि बचपन से वह लोग एक दूसरे के साथ ही रहे थे और उनके बच्चे भी अच्छे खासे दोस्त थे और भाई बहन जैसा रहते थे। तभी राजवीर जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को बताने और हम सब पूरा परिवार आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं, शाम तक हम लोग आ जाएंगे। तभी दिव्या जी कहते हैं ठीक है, लेकिन आराम से आना, कोई जल्दबाजी मत करना। तभी राजवीर जी अपना सर हमें हिला के फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद राजवीर जी अपनी पत्नी के साथ साथ अपने पूरे परिवार को बताते हैं कि दिव्या की शादी तय हो गई है और उन्हें आज ही राजस्थान जाना है। इतना सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अपनी जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगते हैं और राजवीर जी अपने कुछ नौकर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं दिव्या बेटी के लिए जो भी पसंद आए सब कुछ खरीद दो और पैसे की चिंता मत करना, क्योंकि हम लोग पैसे नहीं देखते हैं, तुम लोग जल्दी से जल्दी हमारी बेटी के लिए अच्छे अच्छे तो फिर ढूंढ के लो, तब तक हम लोग बाकी की तैयारी करते हैं। और वह नौकर जिसमें से कुछ फीमेल भी थी वह सब अपना सर हमें लाकर देव के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट और ज्वेलरी लेने चल जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद सब की पैकिंग हो जाती है और 1 घंटे में वह सब प्राइवेट जेट से राजस्थान के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटे बाद राजस्थान पहुंच जाते हैं। राजस्थान पहुंचने के बाद उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है और वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा स्वागत देखकर वहां पर श्रुति भी आए थे, लेकिन अभी तक श्रुति ने किट्टू को नहीं देखा था, नहीं किट्टू ने श्रुति को देखा था और उसे वक्त विरांशु अपने ऑफिस में बिजी था, इसलिए उसने किसी का फ़ोन नहीं उठाया, अपनी माँ का भी फ़ोन नहीं उठाया, नहीं श्रुति का फ़ोन उठा है। और उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी अपने बेटे को फ़ोन ना उठाते हुए
हुए देखकर राजवीर की मां ने सोचा कि शायद वह हर बार की तरह इस बार भी किसी के शादी या कोई पार्टी में नहीं जा पाएगा, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और मुंबई से राजस्थान के लिए रवाना हो गई थी। वहीं किट्टू जो अपने रूम में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, उसे दूर दूर तक नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। अब आगे कुछ देर बाद किट्टू जब अपने रूम में अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, उसे जोर जोर से ढोल नगारों और लोगों की आवाज आने लगती है। तो वह बालकनी से देखने जाती है तो कुछ लोगों का स्वागत कर रहे थे दिव्या और दिव्या की पूरी फैमिली, और वह लोग भी बहुत अच्छे लग रहे थे जिनका स्वागत हो रहा था। इस वक्त श्रुति किट्टू को नहीं देख पाती क्योंकि उसे वक्त श्रुति अपने भाई को फोन करने के लिए साइड में चल जाती है। तभी किट्टू के पीछे पीछे उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं, वह मामा कितना अच्छा स्वागत, थोड़ा चलो ना हम लोग भी नीचे जाकर देखते हैं। तभी किट्टू बोलती है, ठीक है चलो बच्चों, लेकिन आराम से। इतना करके वह तीनों नीचे आ जाते हैं और दोनों बच्चे और ढोल नगाड़ों के साथ नाचने लगते हैं और किट्टू और दादा दादी जी ने देखकर खुश होने लगते हैं। और कुछ देर बाद दिव्या के साथ साथ पूरा फैमिली उसे ढोल नगाड़ा पर नाचने लगते हैं। बच्चों का देखा देखी और नागौर में दिव्या ने किट्टू को भी खींच लिया था नाचने के लिए। तभी श्रुति जो फोन करके अपने भाई को बताना चाहती थी कि वह लोग राजस्थान आए हैं दिव्याधी के शादी में, लेकिन उसका भाई तो फोन उठा ही नहीं रहा था। तभी जैसे श्रुति पीछे मुड़ती है तभी उसे किट्टू दिखती है जो नाच रही थी और वह इस वक्त लाल अनारकली सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी श्रुति के हाथों से उसका फोन गिर जाता है और वह अपनी आंखों में आंसू लेते हुए किट्टू को देखने लगती है और दौड़ के किट्टू के पास जाती है और श्रुति को गले लगाते हुए कहती है कि तू आप कहाँ चली गई थी, आपको पता नहीं मैंने आपको कितना मिस किया। और किट्टू जो अपने नाचने में व्यस्त थी अचानक से किसी लड़की को ऐसे गले लगाते हुए देखकर शॉक हो जाती है और उसे हटाकर देखी है तो वह और कोई नहीं श्रुति होती है जो कि रो रही थी। तभी किट्टू को सब याद आने लगता है और वह वहीं पर पैनिक करते करते बेहोश हो जाती है। और किट्टू को ऐसे बेहोश होता हुआ देखकर श्रुति डर जाती है और सबको बोलने लगती है जो अभी नाचने में व्यस्त है। तभी दिव्या देखी है कि तू बेहोश हो गई है, तब उसकी नज़र श्रुति पर जाती है, लेकिन दिव्या को नहीं पता था कि वह यही श्रुति है जो एक यूट्यूब की पहली दोस्त हुआ करती थी और इसी की वजह से फिर तू की ऐसी हालत हुई थी। तभी दिव्या श्रुति से पूछते हुए कहती है, क्या हुआ है उसको? तभी श्रुति रहती है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया, प्लीज आप इन्हें डॉक्टर को दिखाए। तभी दिव्या श्रुति को शांत करवाते हुए वह कहती है, तुम पहले शांत हो जाओ, मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। इतना करके वह अपना फोन निकलती और डॉक्टर को फोन कर लेते। तब तक घर के सारे लोग किट्टू को उठाकर किट्टू के कमरे में छोड़ देते हैं और तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करने के बाद किट्टू के बारे में बताते हैं कि उन्हें कुछ चीज का स्ट्रेस आ गया था, इसलिए वह पैनिक करके बेहोश हो गई थी। यह सब सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू हो जाता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किट्टू की वजह से पैनिक की है। तभी कुछ देर बाद किट्टू की आंखें खुलने लगती है और जैसे वह आंखें खोल कर देखे तो उसके सामने घर के सारे लोग थे और सामने की तू अपनी रोटी हुई आंखों से उसे ही देख रही थी। तभी किट्टू को सब कुछ याद आ जाता है और वह आसपास अपने बच्चों को खोजने लगते हैं क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि श्रुति को पता चले कि यह उसके ही बच्चे हैं। तभी किट्टू आसपास जो देखी है उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके बच्चे उसके बगल में बैठे हुए थे और रो रहे थे क्योंकि उसकी मामा अचानक से बेहोश हो गई थी और उन्होंने अपनी मामा को इस हालत में कभी नहीं देखा था, इसलिए वह लोग रोने लगते हैं। तभी कीटो ने शांत करते हो करती है, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, कुछ नहीं हुआ, देखो माँ सही सलामत है। वह मामा को थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए माँ बेहोश हो गए, तुम लोग चिंता मत करो। श्रुति जो अभी रो रही थी कि तुमको उन दोनों बच्चों के सामने ऐसे बोलता हुआ है, थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी श्रुति उन बच्चों को ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाते क्योंकि वह दोनों बच्चों का फेस जिसमें जो वीर था उसका फेस उसके भाई जैसा मिलता था और जो कृष्णा थी उसका फेस भी थोड़ा थोड़ा उसके भाई फिर आंसू जैसा मिलता था। तभी श्रुति अपने मन में शोक होते हुए कहती है, कहीं ये दोनों बच्चों मेरे भाई के तन। इतना करके वह थोड़ा खुश हो जाती है, लेकिन कंफर्म भी तो उसे करना था कि यह उसके भाई के बच्चे हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले उसे श्रुति से बात करनी होगी और उसे अपनी गलती की माफी मांगने होगी और पश्चाताप करना होगा। इतना सोचकर
सुनकर वह शांत हो जाती है। वही किट्टू दिव्या को इशारा करती है कि सबको जाने के लिए बोल दीजिए, अभी वह अच्छे हालात में नहीं है। देव भी उसकी बातें सुनकर सबको जाने के लिए बोलते हुए कहती है कि अब किट्टू की हालत सही है और इसे थोड़ी देर और आराम करना, तो आप लोग भी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। और सभी घर वाले दिव्या की बात सुनकर अपना सर हमें मिलते और सब वहां से चल जाते हैं। तभी दिव्या किट्टू के रूम का गेट लॉक करके किट्टू के पास आती है और उससे पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे बता सकती हो। तभी किट्टू अपने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि बच्चों के सामने मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। तभी भी दिव्या बोलने की जो बच्चों टेबल पर जाकर खेलो, इस वक्त तुम्हारी मामा अच्छे हालात में नहीं है तो इन्हें थोड़ा आराम करने दो। और अपनी मामा की हालत देखकर बच्चे अपना सर हमें लेट और सोफा के पास जाकर टेबल के ऊपर रखे खिलौने से खेलने लगते हैं। तभी किट्टू थोड़ा सिसकते हुए कहती है दिव्या वह मेरी फ्रेंड श्रुति तुम्हारी बहन है, क्योंकि किट्टू को पता चल गया था कि यह लोग उसी के परिवार से और दिव्या के अच्छे फैमिली फ्रेंड्स। तभी दिव्या ना समझते हुए कहती है मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी किट्टू हल्का रोते हुए कहती है क्योंकि वह अच्छे से रो नहीं पा रही थी क्योंकि उसके बच्चे सामने ही थे। तभी किट्टू रहती है दिव्या जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, जिसकी वजह से मैं इतना कुछ था, वह श्रुति है तुम्हारी बहन। इतना कहकर वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सब सुनकर देव शॉक हो जाती है और उसका हाथ हिलाते हुए कहती है क्या तुम सच बोल रही हो, क्या वह श्रुति थी, क्या वह वीरांशु थे, क्या वह वीरांशु भैया थे, बताओ मुझे किट्टू प्लीज बताओ मुझे। हीरांशु का नाम सेट करके पैनिक करने लगती है, लेकिन धीरे सपना सर हमें हिलती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये सब सुनकर दिव्या शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अब तो श्रुति को पता चल गया था कि वह दिव्या के साथ रहती है, यानी उससे ये भी पता चल जाएगा कि वह सम्राट के साथ रहती है। किट्टू ये सब किट्टू के लिए बढ़िया नहीं होगा, ये सोचकर वह जल्दी से सम्राट को फोन मिलती है, लेकिन सम्राट फोन नहीं उठाया था क्योंकि सम्राट अभी एक जरूरी मीटिंग में बिजी था। दिव्या ने सम्राट को कई बार फोन किया लेकिन सम्राट फोन नहीं उठा पाया था क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ था और वह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा था। तभी किट्टू दिव्या से बोलता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या वह सब मेरे बच्चे को छीन लेंगे, क्या उन्हें पता चल जाएगा मेरे और मेरे बच्चों के बारे में, प्लीज दिव्या कुछ करो नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। लेकिन मैसेज करोगे नहीं पा रही। अब आगे अब तक हमने पढ़ा कि श्रुति किट्टू को देख ली थी और उसे सब कुछ पता चल जाता है। ये भी पता चल जाता है कि उसके भाई के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो किट्टू से माफी नहीं मांग पाती है और किट्टू का ऐसा व्यवहार देखकर दिव्या को थोड़ा शक होता है और वो सबको रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है। तभी वो किट्टू से सब कुछ पूछते हैं तो सब कुछ बता देती है। ये सुनकर दिव्या टेंशन में आ जाती है। अभी आगे तभी दिव्या किट्टू को समझाते कहती है देखो तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं समृत को फोन कर रही हूँ लेकिन उनका फोन अभी पीसीए रहा है, लेकिन तुम पहले आराम करो फिर हम आए इस बारे में बात करते हैं। सभी किट्टू बोलती है अगर वह सबको बता देंगे तो कहीं भी वीरांशु मेरे बच्चों को ना ले जाएगा, अगर मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए तो मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। इतना करके वो रोने लगती है। तब दिव्या से शन कराते कहती है बस कल भर की ही बात है, मैं समृत से बात करती हूँ और कल ही शाम को हमारे शादी के बाद तुम लोग चल जाना वापस और मैं सब कुछ यहाँ देख लूंगी। यह सुनकर को थोड़ा रात मिलता है। दूसरी तरफ श्रुति को जब से पता चला है कि उसके भाई के बच्चे भी हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बस किट से अपनी माफी की बातें करना चाहती है, लेकिन किट्टू किताबें देखकर वो बाद में उससे बात करने का सोचाती है और विराट को फोन करने लगती है, लेकिन हर बार की तरह विराट जो आया इस बार भी इसका फोन नहीं उठता। तभी श्रुति वीरांश को मैसेज करती है भाई आप कहाँ हो, प्लीज मेरा फोन उठाओ। इतना करके वो अपना फोन रख देती है और अपने कमरे में चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वीरांशु जो अपने कम में बिजी था उस धीरे धीरे नींद आने लगती है क्योंकि वो कल रात भर सो नहीं पाया था और जब से वह जगह हुआ है तब से वह दिन भर कम में कर रहा था। वीरांशु अपने ऑफिस में अटैच प्राइवेट रूम में जाता है और वाहन थोड़ी देर आराम करने के सोचकर वो वाहन चल जाता है। आए इस बीच उसका फोन स्विच ऑफ रहता है कि वो नहीं चाहता था अभी कि कोई भी उस वक्त डिस्टर्ब करे। वही दिल्ली में है शाम का वक्त। सम्राट अपनी मीटिंग खत्म करके जैसे ही अपना फोन पावर ऑन करता है तो उसके फोन में कई सारे
सारे दिव्या के मिस कॉल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर सम्राट थोड़ा टेंशन में जाता है क्योंकि आज से पहले दिव्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी सम्राट दिव्या को फोन करता है और दिव्या जो अभी अपने माता पिता के साथ कुछ बातें कर रही थी कि तू के कल शाम को जाने के बारे में, तभी उसका फोन रिंग करता है और वह देखते हैं कि सम्राट उस फोन कर रहा है। तभी वह फोन उठा लेती है और सम्राट उधर से बोलता है, क्या हुआ दिव्या, क्या तुम ठीक हो, क्या घर पर सब ठीक है, क्या किट्टू ठीक है। तभी इधर से दिव्या कहती है, कुछ भी नहीं ठीक है सम्राट, जिस चीज से हम किट्टू को दूर करना चाहते थे वही चीज किट्टू के पास ही रही है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। किट्टू का नाम सुनकर सम्राट दिव्या से पूछता है, क्या हुआ है, तुम सीधे सीधे बताओ मुझे। तभी दिव्या उस सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने श्रुति को देखा और वह पैनिक करने लगी, और वो ये भी बताती है कि तू आए इस वक्त बहुत डरी हुई है, उससे डर आए इस बात का है कि कहीं श्रुति और उसका भाई वीरेंशु उसके बच्चों को न ले। तभी सम्राट कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं दिल्ली से वाहन आने के लिए निकल रहा हूँ और तुम किट्टू को समझा दो कि वह कल ही यहाँ से चल जाएगी और अभी वो उतना टेंशन न ले, उसका भाई सब कुछ संभाल लेगा है, मैंने उससे फिलहाल के लिए समझा दिया है, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी सम्राट कहता है कि तुम बस आए इस बात का ध्यान रखना, श्रुति वीरेंशु को कुछ बता ना पाए उसके बच्चों के बारे में और किट्टू के बारे में, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इतना करके वह फोन कट देता है और सोचने लगता है, दरअसल सम्राट पूरी दुनिया में किट्टू को कहीं भी रख सकता है, लेकिन दो जगह पर किट्टू को ज्यादा खतरा है वीरेंशु से, क्योंकि राजस्थान और मुंबई का वह बादशाह है। भले ही सम्राट पे वर्ल्ड का माफिया, लेकिन उसका भी मुंबई पे और राजस्थान पे उतना दबदबा नहीं है जितना वीरेंशु का है। अगर इन दो शहरों में वीरेंशु किट्टू को खोल लेता है तो सम्राट भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे तैसे उसने 4 साल पहले किट्टू की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करवाई थी, लेकिन इस बार वीरेंशु पहले से ज्यादा ताकतवर और होशियार चौकन्ना हो गया है। इस बार वो किट्टू को किसी भी हालात में खो नहीं सकता है। इतना सोचकर वो जल्दी से अपने मैनेजर को फोन करता है और प्राइवेट जेट का बंदोबस्त करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ किट्टू को अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस अपने बच्चों का दार खाया जा रहा था, कहीं कोई उसके बच्चे को छीन ना ले, और इस ये भी दार लग रहा था कि कहीं श्रुति विराजू को सब कुछ बताना दे, लेकिन श्रुति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बट वो एक माँ थी और एक माँ अपनी बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी किट्टू को नींद में सोए है अपने बच्चे देखते हैं जो गहरी नींद में सोए थे। तभी किट्टू उन दोनों को जोर से गले लगाकर सोने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आज रात उस नींद नहीं आ रही थी। उसने डिनर भी अपने कमरे में ही मंगवाया था और अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में ही थी तब से, और किसी को भी अंदर नहीं आने देती। सिविया दिव्या के अभी आ गया। अगले दिन सम्राट और दिव्या कुलदेवी में शादी थी। इसके बाद किट्टू वाहन से जा सकती है का एक और रीजन था, क्योंकि उसके बच्चे बहुत होशियार थे। अगर वो सम्राट और दिव्या की शादी बिना अटेंड किए चल जाती तो उसके बच्चों को शौक हो जाता है और वो यहाँ रहने की जिद करने लगते हैं, और वो अपने बच्चों को दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने पहले ही उन बच्चों से कह दिया था कि हमें एक जरूरी काम आ गया है लंदन में, तो हम लोग सम्राट और दिव्या मामू मम्मी की शादी के बाद हम लोग लंदन वापस चल जाएंगे। ये सुनकर बच्चे थोड़े उदास थे, लेकिन ओके अच्छे से समझाती है तो वो मान भी जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जैसा कि आपको बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी पड़ती है और मुझे घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं, तो सारे नहीं मतलब घर के थोड़े थोड़े काम करने पड़ते हैं। और नवरात्रि का दिन चल रहा है दोस्तों, तो थोड़ी मैं बिजी तो होगी ना, और लॉन्ग एपिसोड मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इसे ही काम चलाएं। मैं 1-2 दिन में आपको लॉन्ग एपिसोड बना कर दूंगी, या हो सकता है यह एपिसोड भी लॉन्ग हो जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लाइफ के कोई गारंटी नहीं है। और दोस्तों, आप लोग का थैंक यू सो मच। मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और मैंने यह बात अपने पापा को बताया तो पापा पर खुश हो गए थे। बस उनको पता नहीं है कि मैं किस चीज़ का स्टोरी अपलोड करती हूँ। बट दोस्तों, स्टोरी अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे 1-2 घंटा स्टोरी अपलोड करने में ही लग जाता है, क्योंकि लॉन्ग एपिसोड रहता है तो टाइम लगता है अपलोड करने में। 1-2 घंटा प्रोसेसिंग में लग जाता है और सेंडिंग फाइल से सब HD में दिखता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है और मुझे सिर्फ लिखना नहीं होता है। दोस्तों,
मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ती है, उसको ए वॉइस में भी कन्वर्ट करना पड़ता, तो इसके लिए टाइम लगता है। और मैं आप लोगों के लिए डेली अपलोड करना चाहती हूँ एपिसोड, बट मैं अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा करने का कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट बना रखें। और मैंने सारे के कमेंट्स पढ़े थे, बहुत अच्छे थे कमेंट ऐसे, और इतनी बड़ी फैमिली मेरी हो गई यूट्यूब फैमिली, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे नहीं पता आपको कितना खुशी हो रहा है, लेकिन मुझे दिल से बहुत खुशी मिल रही है। और भाई आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करो, दिन भर स्टोरी मत सुना करो, अभी नवरात्रि का मौका चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा एंजॉय करो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब आगे अगले दिन इस वक्त किट्टू अपने बच्चों के साथ सो रही थी, तब उसके कमरे में सम्राट आता है, जो कुछ देर पहले ही जल्दी से राजस्थान आया था। और वह जैसे हैं राजस्थान पहुंचा, उसे बहुत चिंता और एशिया कैसी है, उसने सीधा किट्टू के कमरे में आ गया और ये देखकर कि तू आराम से सो रही है, सम्राट वहां से चल जाता था। अभी रास्ते में से दिव्या दिखती है, जिसे पता चल गया था कि सम्राट राजस्थान आ गया। हम तभी सम्राट देवी को अपने साथ आने का इशारा करता है और वह दोनों और सम्राट के कमरों में जाने लगता है। सम्राट के कमरे में जाने के बाद दिव्या उसे कमरे का दरवाजा बंद कर देती है ताकि उनकी बातें कोई ना सुन पाए। तभी सम्राट थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, दिव्या देखो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पहले ही बता दिया था कि हमारी शादी में ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए, और तुमने श्रुति को बुलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है ये तो मैं नहीं पता, मुझे उसकी तो के लिए थोड़ा डर लग रहा। तभी दवा करती है, मुझे नहीं पता था कि श्रुति वही है जो किट्टू की हालत की जिम्मेदार है, नहीं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तभी सम्राट कहता है, देखो दिव्या, अगर हमें किट्टू की लाइफ अच्छी करनी और बेहतर बनाने हैं तो हमें एक किट्टू को श्रुति और विरांशु दोनों से दूर करना पड़ेगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, जब विरांशु को पता चलेगा कि उसके 2 बच्चे हैं तो वह और गुस्से में आ जाएगा और वह किसी भी हालत में अपने बच्चों को प्रकार रहेगा, इसलिए उसे यहाँ से जल्द भेजना होगा ताकि किट्टू अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। तभी दिव्या रहती है, ठीक है, कुछ घंटे बाद कि तू यहाँ से चल जाएगी, जब हमारी कुलदेवी की शादी हो जाएगी तब। तभी सम्राट कहता है, हाँ मैं प्राइवेट जेट का अभी इंतजाम कर दिया है और हमें किट्टू और उसके बच्चों की सिक्योरिटी और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कैसे पता चल रहा है कि कोई किट्टू के बारे में पता लगाना चाहता है, जरूर वह विरांशु ही होगा। इतना कहकर बोलो कुछ और बातें डिस्कस करते रहते हैं। वही श्रुति जो कल रात से अच्छे से सो नहीं पाए थे क्योंकि उसे किट्टू से बातें करनी थी और उसके बच्चों के बारे में भी जाना था, लेकिन जब श्रुति अपने भाई विरांशु को फोन लगती तब उसका फोन स्विच ऑफ बताया। ये सब देखकर श्रुति टेंशन में आ जाती है, लेकिन वह कुछ सोचकर विरांशु को एक मैसेज टाइप करती है जिसमें लिखा हुआ था, भाई मुझे किट्टू के बारे में पता चल गया, आप कहाँ हो। इतना कहकर वह भेज देती है। और वही विरांशु इस वक्त नशे में धुत था, क्योंकि जब से उसने किट्टू को देखा है ना उसे अच्छे से नींद आ रही थी और ना ही वह काम पर ध्यान दे पड़ा था, इसलिए वेदांशु ने शराब का सहारा लिया ताकि वह कुछ देर अपने मन को रिलैक्स कर पाए। कुछ घंटे बाद किट्टू और उसके बच्चों की नींद खुलती है और वह लोग फ्रेश होने चल जाते हैं। फ्रेश होने के बाद वह लोग डाइनिंग एरिया में जाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी उन्हें आज कुछ अलग लग रहा था क्योंकि आज वहां पर कोई नहीं था डाइनिंग एरिया में। तभी सम्राट और दिव्या वहां पर आते हैं और बोलते हैं, अरे वह हमारे बिना ही सब शुरू होगा। तभी बच्चे बोलते हैं, अरे मामू आप लोग जस्ट अभी आए हैं, लेकिन रोज के मुकाबले आज बाकी सब कहाँ है। दिव्या, मामी के घर वाले और जो कल आए थे वह सब। तभी जी सम्राट कहता है, वह सब एक जरूरी काम से बाहर गए हैं, इसलिए बोल इस टाइम पर खाना नहीं खा पाए, वह हमसे पहले ही खा लिए थे क्योंकि उन्हें हमारी शादी की तैयारी करने वाली थी, इसलिए तभी बच्चा अपना सर हमें लाते हैं और खाना खाने लगते हैं। लेकिन जैसा सम्राट ने कहा बच्चों को वैसा कुछ भी नहीं था। सम्राट और दिव्या ने ऐसी बस से ही सारे घर वालों को अलग अलग काम में व्यस्त कर रखा था और सारे घर वालों के साथ साथ श्रुति और अंशु के परिवार वालों को भी पहले से ही ब्रेकफास्ट करवा कर कुलदेवी के मंदिर भिजवा दिया था ताकि वह सब कोई तमाशा ना कर पाए। और किट्टू और उनके बच्चे आराम से खबर यह बात खेतों में समझ रही थी, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सबका खाना खत्म हो जाता है और सम्राट किट्टू को अपने साथ आने का इशारा करता है और किट्टू बच्चों को दिव्या के साथ छोड़कर सम्राट के पीछे पीछे चले जाते हो। तभी सम्राट उसे एक बालकनी में ले जाकर उससे आज के प्लान के बारे में
बताने लगता है कि जब कुलदेवी के मंदिर में उनकी शादी हो जाएगी अपने बच्चों के साथ सम्राट के प्राइवेट जैसे वहां से निकल जाए ताकि आगे चलकर किट्टू और उसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। सम्राट ने ये सोच लिया था कि किट्टू को कहीं दूर भेजा गया था कि वीरांशु से ढूंढ ना पाए और ना ही उसके बच्चों को उससे जुदा कर पाए। तभी किट्टू अपना सर हमें हिलती है और बोलती है, लेकिन श्रुति का क्या, अगर वह वीरांशु को सब कुछ बता देगी तो? तभी वीरांशु का नाम सुनकर सम्राट गुस्से से कहता है, तुम उसका चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। इतना कह के वह दोनों वापस अपने बच्चों के पास आ जाते हैं और लोगों से बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सम्राट किट्टू और उसके बच्चों को तैयार होने के लिए बोलता है क्योंकि उनकी शादी होने का वक्त आ गया था। तभी बच्चे एक्साइट होते रहते हैं, या मामू मुझे तो आज बहुत मजा आएगा और भैया को भी आज बहुत मजा आएगा क्योंकि हम लोग पहली बार ऐसी शादी देखेंगे इंडियन कल्चर की। तभी वीर भी रहेगा, हम लोग बहुत सारा फोटो खींच आएंगे और हमें मजा भी आएगा। यह अपने बच्चों की बातें सुनकर किट्टू खुश हो जाती है और कहती है, उसके लिए तुम्हें पहले अपने कपड़े पहने होंगे और तैयार होना पड़ेगा और वहां जाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें वहां जाना है तो जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ और तैयार हो जाओ और हम लोग साथ में चलेंगे। इतना करके वह अपने बच्चों को तैयार करने के लिए अपने कमरे में ले जाती है कि तू इस वक्त अपने बच्चों को नहीं बताती है कि उसे सम्राट और दिव्या की शादी के बाद उन तीनों को वहां से जाना होगा, और यही किट्टू की सबसे बड़ी गलती होती है। भाई दूसरी तरफ सम्राट श्रुति के पास जाता है उससे बातें करने के लिए, क्योंकि श्रुति के पैर में मोच आ गई थी इसलिए वह स्कूल देवी के मंदिर नहीं जा पाए। तभी सम्राट और दिव्या ये कमरे के बाहर आते हैं और श्रुति का कमरा का दरवाजा दोनों खटखटाने लगते हैं। श्रुति जो इस वक्त आराम कर रही थी क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द कर रहा था और उसे कुछ अच्छा नहीं लगा था आज। तभी उसे अपने रूम का दरवाजा खटखटाना की आवाज आती है और वह अपना दरवाजा खुलता है। तभी उसे सम्राट और दिव्या दिखाते जो उसके रूम के बाहर ही खड़े थे। सम्राट और दिव्या को देखकर श्रुति थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वह दोनों को अंदर बुलाते हुए कहती है, आप लोग यहाँ इस वक्त कुछ काम था क्या मेरे से? आप लोग अंदर लेना। इतना कहकर वह सम्राट और दिव्या को अपने कमरे के अंदर बुलाने लगती है। तभी सम्राट कहता है, देखो श्रुति, मैं तुम्हारे बारे में और किट्टू के बारे में अच्छे से जानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम और किट्टू कितनी अच्छी दोस्ती, लेकिन तुम भी किट्टू की हालत समझो। तुम्हारे वजह से उसका जो हाल हुआ है वह मैं चाहूँगा कि किसी के साथ ना हो, और तुम भी ऐसा ही चाहोगी। और मुझे पता है तुम्हें ये पछतावा ही दिन पर दिन खाते जा रहा है, लेकिन तुम मेरे से वादा करो कि तुम के बारे में अपने भाई वेदांशु को नहीं बताओगी, क्योंकि इससे किट्टू बहुत ज्यादा होता हो जाएगी और वह अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएगी। उसे जिंदगी भर यह डर सताते रहेगा कहीं उसके बच्चों को कोई उसे छीन ना लगे। तभी श्रुति रहती है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उसे एक बार बात करनी है, क्या मैं इतना हक भी खो चुकी हूँ? तभी दिव्या श्रुति को समझाते हुए कहती है, बात को समझो श्रुति, इस वक्त माहौल बहुत गर्म है, तुम अभी कुछ ना करो तो ही बेहतर होगा। तभी सम्राट कहता है, अगर तुम किट्टू की अच्छी जिंदगी की दुआ मांगती हो या उसे चाहती हो कि वह जिंदगी भर खुश रहे तो तुम किसी को कुछ मत बताना। तभी श्रुति रहती है, क्या किट्टू मुझे माफ कर पाएगी? तभी सम्राट कहता है, हाँ वह तुम्हें माफ जरूर कर देगी, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करना पड़ेगा। तभी श्रुति दिव्या की तरफ देखने लगती है क्योंकि दिव्या उसकी बड़ी बहन थी और उसका हर चीज में साथ देती थी। तभी दिव्या भी अपने पाल के झुकते हुए अपना सर हमें हिलती है और सम्राट की बात करने के लिए कहती है। तभी श्रुति भी कहती है, तो ठीक है, आप लोग और किट्टू ऐसा ही चाहते हैं तो मैं किट्टू के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, और मैं उसकी अच्छी फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड होने के नाते यही चाहूंगी कि वह अपनी लाइफ में खुश रहे और कोई भी दुख न जले। अब क्या होगा आगे? क्या वेदांशु को किट्टू के बारे में पता चलेगा? क्या श्रुति सम्राट का कहाँ मानेगी या बता देगी सब कुछ अपने भाई को? आखिर क्या होगा आगे? प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं अपने YouTube पर अपना व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर रखा है, तो आप जाकर प्लीज़ वहां पर मुझे फॉलो कर ले ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मैं वीडियो कब कितना बजे और कैसे अपलोड कर रहे हूं। अगर आपको मेरे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार होता है तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं दिल्ली कितने बजे एपिसोड अपलोड करूंगी। और दोस्तों प्लीज़
आप लोग मेरे सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ा दे ताकि मैं ये स्टोरी और कंटिन्यू करती रहूं और आप लोग के लिए एक अच्छा कंटेंट दे पाऊं। अपने दोस्तों में ये कहानी जरूर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो दोस्तों मैं ये सोचा है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है स्टोरी को सोने में और लिखने में और उसको वॉइस में चेंज करने में, तो मैंने सोचा है कि मैं डायरेक्ट अपनी वॉइस में स्टोरी को बनाऊं और जल्द से जल्द आपको स्टोरी के एपिसोड अपलोड कर दूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में स्टोरी को सुनाऊं तो आप लोग इस वीडियो पर 500 कमेंट कर दे ताकि मुझे यह इशारा मिल जाए कि आप लोग चाहते हो कि मैं अपने आवाज़ में वीडियो को और स्टोरी को अच्छे से समझो आपको। अगर आप लोग किसी भी तरह मुझे 500 कमेंट नहीं कर पाते हैं तो मैं ये समझूंगी कि आप नहीं चाहते हो कि मैं अपनी आवाज़ में एपिसोड अपलोड करो। धन्यवाद। ए फ्लैट गया ऐप तक हमने पद की सम्राट और दिव्या श्रुति को समझने उसके कमरे में जाते हैं। तभी श्रुति उनकी बातें मान जाती है और किसी को कुछ ना बताने का करती है। वहीं दूसरी तरफ किट और उसके बच्चे तैयार हो गए थे और किट्टू के बच्चे इस वक्त बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनके मामू का आज शादी जो होने वाला था। तभी सम्राट, दिव्या और श्रुति के फैमिली वाले भी जाते हैं और वह सभी टिया होने के लिए अपने अपने कमरे में चल जाते हैं कि उनकी अगले 1 घंटे में कुलदेवी के मंदिर जाना था। कुछ देर बाद सारे घर वाले तैयार हो जाते हैं और कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए सब अपने अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं और किट्टू भी अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उनकी सवारी निकल पड़ती है कुलदेवी के मंदिर में। कुछ देर बाद गाड़ियों का काफिला कुलदेवी के मंदिर के बाहर निकलता है और सारे घर के लोग कुलदेवी के मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। तभी किट्टू और उसके बच्चे भू चलते कूदते कुलदेवी के मंदिर जाने लगते हैं क्योंकि वह लोग बहुत एक्साइटेड है। तभी कुछ देर बाद सदी तैयारी हो जाती है और दूल्हा दुल्हन को बुलाया जाता है। तभी सम्राट और दिव्या अपने अपने शादी के जोड़ों में आते हैं और कुलदेवी के सामने अपनी आंखें झुकाकर उनका हाथ से प्रणाम करते हैं और पंडित जी उन्हें बैठे हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वह पंडित जी कहते हैं आप लोग अभी कुलदेवी के सामने उनकी मूर्ति छूकर उन्हें प्रणाम कीजिए और सब चीज की माफी मांगे और यह बात याद रखेगी कि आप जो भी उनसे मांग रही है या बोल रही है वह अपने दिल से बोल रही हूँ। तभी सम्राट और दिव्या कुलदेवी के सामने जाते और अपने हाथ जोड़कर अपनी शादी की प्रार्थना करने लगते हैं और उन्हें कुछ इशारा करने के लिए बोलते हैं। तभी कुलदेवी के गले में रखा हुआ फूलों की माला अचानक से टूट जाती है और वह सीधा सम्राट और काव्य के पास जाकर गिरती है जिसका इशारा बहुत ही शुभ था। तभी पंडित जी खुश होते हुए कहते हैं संभव आज से पहले मैंने कई जोड़ों की शादी इस मंदिर में किया लेकिन इतना बड़ा चमत्कार मैं नहीं देखा। कुलदेवी भी आप लोग से प्रसन्न है और वह चाहती है कि आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे और उन्होंने कितना बड़ा है सदा किया है अपना गले का हम गिरकर आप दोनों पर यह संकेत देता है कि कुलदेवी का हाथ आप दोनों के सर पर हमेशा बना रहेगा और आप लोग एक अच्छी जिंदगी जियोगे कुलदेवी के आशीर्वाद से। ये सब सुनकर सभी घर वाले और दिव्या सम्राट सब खुश हो जाते हैं। तभी पंडित जी काव्या को चुनरी उड़ते हुए जो कि कुलदेवी का ही था वह चुनरी को उड़ाकर सम्राट और काव्य को वापस से हवन कुंड के पास ले जाने लगते हैं और शादी की साड़ी जितने भी रस्म थे वह सब करवाने लगते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं अब वर वधू खड़े हो जाए और फिर इसमें मेरे साथ फिर होंगे। तभी पंडित जी बाकी की चीजों ने बताने लगते हैं और जब फेरे पूरे हो जाते हैं तभी वह दोनों को बैठक बोलते हैं। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भर और गले में मंगलसूत्र पहनायता करके वह शांत हो जाते हैं और सम्राट पंडित जी के कहे के मुताबिक के गले में मंगलसूत्र और माथे पर सिंदूर लगने लगता है। तभी पंडित जी कहती है सादे संपन्न हो। इतना करके वह फूल छिड़कने लगते हैं और घर वाले भी उन दोनों पर फूल छिड़कने लगते हैं और बाकी सब खुश हो जाते हैं लेकिन श्रुति थोड़ी टेंशन में रहती है। तभी किट्टू के बच्चे खुद कर और उछलते हुए कहते हैं वह मामू की शादी हो गई, मामू की शादी हो गए। तभी किट्टू अपने बच्चों को शांत करते हुए कहती है शांत हो जाओ। शादी होने के बाद सम्राट किट्टू को इशारा करता है। तभी किट्टू अपने बच्चों को वहां से ले जाने लगती है जिसे देखकर श्रुति को अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। और तभी जब सभी घरवाले सम्राट और दिव्या को आशीर्वाद और बहुत सारी दुआएं दे रहे थे तभी सम्राट ने बताया कि किट्टू की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं लग रही तो उस यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर सारे घर वालों को उतना अच्छा तो नहीं लगता लेकिन किट्टू की तबीयत देखकर वो सब उस जाने के लिए बोल देते हैं और किट्टू भी अपने बच्चों को ले जाने लगती है।
लेकिन श्रुति के घर वालों को जो अभी ठीक से ना किट्टू से माइल थे ना ही अन दोनों बच्चों से, उन्हें अन दोनों बच्चों से एक अलग सा लगाव हो रहा था, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसा लगाव है। और जब वो लोग अन दोनों बच्चों से बात करने वाले थे तब वो लोग जा रहे हैं ये सोचकर थोड़ा वो लोग उदास हो जाते हैं, लेकिन बाद में अन दोनों बच्चों से बात करने का सोचकर समृत और दिव्या से बात करने लगते हैं। वही दूसरी थॉट ऑफ फ्लैशबैक वीरंशु कहू रात के 2 बजे आता है। जब इसको कुछ अपने से दूर होता जा महसूस होने लगता है तो वह पहले अपने बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और जैसे अपना फ़ोन पावर ऑन करता है तो देखता है कि श्रुति के कई सारे मिस कॉल्स हैं, उसके साथ साथ उसकी माँ के भी बहुत सारे मिस कॉल है, शायद उन्हें उनसे कुछ कम होगा। ये सोचकर वो श्रुति को फोन करके उससे पूछने वाला था कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, करे वो सब ठीक है ना, लेकिन वो इतनी रात का समय देखकर उस फोन नहीं करता। तभी वह अपने एक सिक्योरिटी गार्डन जो एक सीक्रेट एजेंट था उसको फोन करता है और अपने घर वालों के बारे में पूछने लगता है कि कहीं वह ठीक है ना कि नहीं। तभी वह सीक्रेट एजेंट बोलता है, बॉस यहाँ सब कुछ ठीक है, वह आपका पूरा परिवार राजस्थान आया है अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में जिसे आप लोग अच्छे से जानते हैं। तभी वीरांशु समझ जाता है कि वह किसकी शादी होगी और वह अपने सीक्रेट एजेंट को बोलता है कि मेरे घर वालों का ध्यान रखना। तभी वह सीक्रेट एजेंट बोलता है, ठीक है बस, लेकिन मैं बहुत बार आपकी मोर आपकी बहन को आपको फ़ोन करते हुए देखा है, शायद वह भी चाहती थी कि आप यह शादी अटेंड करें और कल उनकी शादी है। तभी वीरांशु बोलता है, मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता, मुझे बहुत ज़रूरी काम है यहाँ पर, और इतना कहकर वह फ़ोन कट कर देता है क्योंकि उसे किट्टू को भी खोजना था। तभी वह अपने दूसरे गार्ड को फ़ोन करता है जो किट्टू के बारे में पता लगवा रहा था। तभी सामने से एक गार्ड डालते हुए बोलता है, बस अभी तक मैडम का कुछ पता नहीं चला, ये पता चला है कि वह लोग मुंबई से कहीं बाहर गए हैं और कहाँ गए हैं ये हमें नहीं पता। तभी वीरांशु बोलता है, मुंबई से लेकर है पूरे इंडिया में मेरा ही चलता है, तो ऐसा कौन आ गया जो मेरे से भी ताकतवर है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी भी हालत में कल तक किट्टू चाहिए। इतना करके वह फ़ोन कट कर देता है और आराम करने लगता है। तभी पता नहीं उसे क्या होता है और वह फ़ोन को यूं ही देखने लगता है। तभी उसे श्रेया का वही मैसेज देखा है जिस पर लिखा था, मुझे किट्टू मिल गई है। ये देखकर कि श्रेया को बिट्टू मिल गई है अभी रांची खुश हो जाता है और वह समय को ना देखते हुए श्रेया को फ़ोन करने लगता है, लेकिन श्रेया तो फ़ोन उठा ही नहीं रही थी क्योंकि श्रेया उसे वक्त सोए हुए थे और वह इस वक्त वीरांशु को किट्टू के बारे में नहीं बता सकती थी क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वह खेतों के बारे में कुछ नहीं बताएगी ताकि कि तू अपनी लाइफ अच्छे से बिना किसी चिंता से, लेकिन वह व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करना भूल गए। इसी वजह से उसके भाई ने वह मैसेज देख लिया और अभी उसको फ़ोन कर, लेकिन श्रेया ने इसी डर के कारण से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था जिसका पता अभी रांची को भी पता चल गया था कि ज़रूर श्रेया की कुछ मजबूरी होगी, इसलिए उसने फिर अंशु का फ़ोन नहीं उठाना है तो वह हर बार चाहे कितने भी रात क्यों ना हो और वेदांशु का फ़ोन उठा लेती है। तभी वंशु कुछ सोचते हुए कहता है, कहीं वह राजस्थान तो नहीं। इतना सोचकर वह खुश हो जाता है क्योंकि राजस्थान में उसी का इलाका था, राजस्थान में वीरांशु का बहुत दबदबा था, अगर किट्टू वहां गई होगी तो जरूर कोई ना कोई किसी को देखा होगा और जिस कीटों के बारे में हमें पता चल जाएगा कि किट्टू कहाँ है। तभी वह ज़्यादा कुछ ना सोते हुए रात के समय में ही अपने गाड़ी की चाबी लेता है और अकेले ही बिना किसी गार्ड को इन्फॉर्म किया राजस्थान के लिए निकल जाता है और अपने कुछ गार्डों को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और वहां से चल जाता है। अब आगे कुछ घंटे बाद राजस्थान, दोपहर का वक्त, वीरांशु दोपहर के समय में राजस्थान पहुंचता है और जैसे ही वह रास्ते में होता है तभी उसे एक कार दिखती है जिसे एक ड्राइवर ठीक कर रहा था, शायद उसे कर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। तभी उसे कर के अंदर से एक लड़की निकलते हुए दिखाई देती है जिसमें इस वक्त सफ़ेद और गोल्डन का लड़का लहंगा पहना था जिसमें वह बाला की खूबसूरत लग रही थी। और जैसे ही वीरांशु उसे लड़की को देखा है फ्रिज हो जाता है और विराज को जिस गाड़ी में आ रहा था उसका गाड़ी का ब्रेक अचानक से रुकता है और वीरांशु के लिए वह पल किसी अनमोल रत्न से काम नहीं थे क्योंकि वह उसे इंसान को देख रहा था जिसे वह देखने के लिए कितने दिनों, कितने सलोन, कितने महीनों के लिए तरस रहा था। लेकिन
आज वह सक्सेस के सामने है। तभी विरंशु अपने कार्य का दरवाजा खोलता है और बाहर आ जाता है। इस वक्त उसे लड़की का ध्यान मेरा जो पड़ते ही होता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान गाड़ी पर रहता है। तभी ब्रांच हो को अचानक से क्या होता है, अचानक से उसे लड़की के गले लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और बस एक ही शब्द कहता है, मुझे माफ कर दो। इतना करके वह रोने लगता है और वह लड़की जो भी साथ में थी वह पीछे मुड़कर विराज को देखकर सॉफ्ट हो जाती है। जी हाँ, वह लड़की और कोई नहीं किट्टू होती है, जो इस समय राजस्थान के बढ़ जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठी थी और सम्राट ने एक ही गाड़ी उसके लिए करवाई थी ताकि किसी को उसे पर शौक न हो और किट्टू आराम से राजस्थान के बाहर भी निकल जा। लेकिन विधि का विधान कुछ अलग था और भगवान को और चाहते थे। तभी किट्टू की गाड़ी अचानक से रुक जाती है और उसे गाड़ी में से धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर गाड़ी का ड्राइवर किट्टू से कहता है, मैडम लगता है कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, मैं 2 मिनट में देख कर आता हूँ। इतना करके वह ड्राइवर अपनी गाड़ी का सीट का दरवाजा खुलता और बाहर जाकर गाड़ी को देखने लगता है। लेकिन कुछ मिनट बाद भी वह ड्राइवर वह गाड़ी ठीक नहीं कर पाता है। तभी किट्टू अपने बच्चों को कहती है, जो हल्की हल्की नींद में लग रहे थे, वह कहते हैं, बच्चे तुम लोग यहीं रहो, मैं आता हूँ। वह गाड़ी का दरवाजा खोल के तभी बच्चे जो नींद में हो रहे थे वह अपना सर हमें लाता है कि तो गाड़ी का दरवाजा खुलता है और ड्राइवर को देखने लगती है जो गाड़ी ठीक कर रहा था। तभी केतु पूछता है, क्या हुआ है भैया? तभी ड्राइवर कहता है, वह मैडम गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आ गई है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट है और आप बस 10 मिनट रुक जाए, मैं जल्दी से गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर ड्राइवर अपना काम करने लगता है और किट्टू वहीं खड़ी रहती है। किट्टू को महसूस होता है कोई अचानक से उसके गले लगा है। ये देखकर किट्टू कड़ा शॉक हो जाती है और जैसे ही उसे इंसान की बात सुनती है जिसकी आवाज वह कभी भूल नहीं सकती है, सपने में भी नहीं भूल सकती है, उसकी आवाज उसे सुनाई देती है जो उसे माफी मांग रहा था। तभी किट्टू आगे मुड़कर उसे इंसान यानी विरांशु को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जैसे विरांशु जो भी हल्की एक्सेस की ले रहा था उसका चेहरा चौंक जाता है और वह हैरान बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर किसी लड़के के साथ ऐसा होता तो सारी लड़कियां ऐसे रिएक्शन देती जो कि तूने दिया। उसे पता था कि तू इस वक्त बहुत गुस्से में होगी, लेकिन उसे आराम से इस सिचुएशन को हैंडल करना था, इसलिए वह किट्टू को बोलता है, देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनी, लेकिन तुम मेरी भी बात सुनो। मैंने बहुत सारी गलती से, लेकिन मैं तुमसे इस बार माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा करके, मैं पश्चाताप चाहता हूँ। इसके लिए तुम कुछ भी बोलोगी तो मैं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती का कोई पक्ष आप नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझे सजा दो। किट्टू जानती थी कि वह इस सिचुएशन का फायदा अच्छे से उठा सकती है और यहाँ से जा सकती है, लेकिन उसके बच्चे न आ जाए। सो करके तू अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, तुमने जो भी मेरे साथ किया मैंने उसकी माफी दे दी, चले जाओ मेरी जिंदगी से, मैं बस यही चाहता हूँ तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओ और वादा करो मुझसे कि तुम मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं हो। ये सुनकर हिरांशु पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह खेतों का हाथ पकड़ते हो गया था। तुम कुछ भी मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन तुमसे दूर जाने की नहीं। मैं तुम्हारा कितना दिनों तक इंतजार किया है, मैं बात भी नहीं सकता हूँ और आज तुम मुझे दिखे तो मैं अपने हाथ से रोक नहीं पा रहा हूँ। तभी किट्टू रहती है, तुम चाहते थे ना पश्चाताप, तो मेरा बस यही बात और कहाँ, मान लो प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाओ वापस, मुझे तुम नहीं देखना। इतना करके वह किट्टू जाने लगती है। तभी विरांशु कहता, तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा अगर तुम यही चाहती हो तो। इतना कहकर वह अपने कदम पीछे लेने लगता है और वहां से जाने लगता है। वैसे उसके कानों में 2 बच्चों की आवाज आ रही थी जो अपनी नींद बड़ी आंखों से कहती है, मम्मा क्या हुआ? आप तो बोले थे आप जल्दी आ जाओगे, क्या गाड़ी ठीक हो गई? हमें बहुत नींद आ रही है। और यह अंकल कौन है? और उन बच्चों की आवाज सुनकर जैसे ही विरांशु पीछे मुड़कर उन बच्चों को देखने वाला था, वैसे ही किट्टू जो अपने बच्चों को बाहर आते हुए देखकर शॉक्ड हो गई थी, वह अपने बच्चों को अपने सीने से सटाकर उनका फेस न दिखाते हुए कहती है, सो जाओ बच्चों, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। और विरंजन बच्चों को देखना चाहता था, लेकिन वह देख नहीं पा रहा था और ब्रोंको से शब्द नहीं होता है और वह पूछ लेता, ये दोनों कौन है? क्या ये हमारे? इतना करके वह चुप हो जाता है। तभी कृष्णा
बहाना अपना कर निकाल कर अपना शक्ल दिखाते हुए कहती है, हम दोनों माँ के बच्चे हैं। तभी फिर भी अपना शक्ल दिखा देता है। दोनों की आवाज़ सुनकर और अन दोनों बच्चों की शक्ल देखकर वीर पूरा शॉकेड हो जाता है और उससे कुछ बोलने में भी नहीं बन रहा था, क्योंकि ये दोनों बच्चे उसी की कार्बन कॉपी लग रहे थे। खासकर वह लड़का जो करीबन 4 साल का लग रहा था, और अन बच्चों की आवाज़ें भी किट्टू और वीरानों से मिल रही थी। तभी वीरेंशु कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उससे कहने से पहले किट्टू अपने दोनों बच्चों को जल्दी से वीरेन से दूर करते गाड़ी में बैठते करते हैं, तुम लोग को मैंने बाहर आने से मना किया था ना, लेकिन तुम लोग तो मेरी बातें ही नहीं सुनते हो। तभी वह बच्चे जो थे वो बोलते हैं, मम हमें बहुत नींद दे रही थी और आपने थ्रो नहीं पा रहे थे, इसलिए हम बाहर आए थे। सॉरी मॉम। इतना का के वो लोग अपना बुरा सा मुंह बना लेते हैं, क्योंकि आज उसकी मम्मा ने पहली बार इतने गुस्से में उनको डांटा था। किट्टू अपने बच्चों का रोना जैसा मुंह देखकर अन दोनों को गले लगाते कहती है, अभी तुम लोग ये पे रहो, मैं आती हूँ 2 मिनट में, और हाँ गाड़ी से बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना कहूँ, नहीं तो कृष्ण तो मैं चॉकलेट नहीं मिलेगी और वीर तुम्हें क्रिकेट खेलने को नहीं दिया जाएगा। कृष्ण अपनी चॉकलेट और वीर अपना क्रिकेट ना खेलने का सोचता है तो वो दार जाता है और मामा को कहता है, मम्मा हम लोग बाहर नहीं आएंगे जब तक आप नहीं कहूंगी प्रोमाइज। इतना कह के वो लोग अपने ये गर्दन पे एक चुटकी काटता है। ये देखकर कीतू खुश हो जाती है और गाड़ी का दरवाजा बंद कर देती है, और गाड़ी का दरवाजा बंद करते ही अभी उसके फेस में जो स्माइल थी वो मिल जाती है और उसके चेहरे पर गुस्सा देखने लगता है, और वो वीरेंशु के पास जाती है जो अभी भी वही खड़ा था बेशर्मों की तरह, जिसे देखकर किटो से बोलती है, क्या हुआ, तुम यहाँ से जाकर क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, और तुमने भी मुझे प्रोमाइज करके तुम यहाँ से चल जाओगे, लेकिन अभी तक नहीं गए। तभी वीरानशुर होते कहता है, क्या वो दोनों मेरे बच्चे हैं? प्लीज मुझे एक बार अपने बच्चों से मिलने दो, प्लीज प्लीज मुझे एक बार उनसे मिलना है, उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। किट्टू को भी बहुत बुरा लग रहा था वीरेंशु की हालात देखकर, लेकिन वो अपने जख्मों से अभी तक भारी नहीं थी कि वो विराट को माफ कर दे, लेकिन एक मैं होने के नाते वो वीरेंश को एक आखिरी मौका देते कहती है, ठीक है लेकिन बस 2 मिनट के बाद, उसके बाद तुम हमारी जिंदगी में नहीं आओगे। इतना सुनकर और वीरेंशु अपना सर हाँ नहीं लेता है और कहता है, लेकिन तुम्हें उस मुझे मिलवाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मैं उसका पापा हूँ। तभी को गुस्से से कहती है, मैं ये सब कुछ नहीं कहने वाली हूँ, तो मैं मिल रहा है तो मैं लो, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को लेकर। तभी वीरेंशु बोलता है, नहीं नहीं प्लीज मुझे मेरे बच्चों से दो, कुछ डर के लिए। किट्टू भी जानती थी कि अगर वो अभी अपने बच्चों को ब्रांचेसों से नहीं मिलने देगी तो वीरेंशु उसको यहाँ से जाने नहीं देगा, और सम्राट ने कीतू को अच्छे से समझाया था कि विराटों का कितना दबदबा है राजस्थान और मुंबई में। अगर वो गलती से भी वीरेंशु से मिल जाती है तो वह उस जाने के लिए यूरो इस दूर होने के लिए बोलेगी, क्योंकि सम्राट को भी पता था कि मेरा अंशु को पछतावा हो रहा है जो उसको किटो के साथ किया था। तो लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी अलग थी, लेकिन एक माँ होने के नाते वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे अपने बाप से एक बार ना माइल और ममता में आकर वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, जिसका पछता हुआ उससे आगे होने वाला था। तभी किट्टू अपने बच्चों को बाहर आने के लिए बोलती है और वीरेंशु से मिलवाते कहती है, बच्चों ये मेरे फ्रेंड है, क्या तुम मेरे फ्रेंड से नहीं मिलोगे? अभी तक बच्चों की नींद खुल जाती है, क्योंकि वो लोग अपने मम्मा के गोद में ही सर रखकर सोते थे, लेकिन आए इस वक्त उसके मम्मा बाहर थे, इसलिए अन लोगों की भी नहीं ले खुल जाती है, और जैसे ही वह अपने मम्मा के फ्रेंड के बारे में सुनती है वह खुश हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण बोलती है, मम्मा लेकिन आपके तो एक ही फ्रेंड थे ना वरुण अंकल, ये दूसरे फ्रेंड कहाँ से गए? अंशु को वरुण का नाम कुछ अच्छा नहीं लगता, वो भी अपनी बेटी के मुंह से सुनकर, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने ना कुछ कहना सही समझा और अपने बच्चों को आगे बढ़कर उसने गले से लगा लिया और रोते और से सख्ती अन दोनों के माथे पर किस करने लगा, और ऐसे गले लग रहा था जैसे वह अपने बच्चों से आखिरी बार मिल रहा हो, जो कि एक तरह से सा था। लेकिन आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता सिवाय मेरे सिवा। आखिर क्या होगा आगे? क्या फिर अंशु के तू और अपने बच्चों को जाने दवा? क्या वीर और कृष्ण को अपने पापा के बारे में पता चल पाएगा? क्या सम्राट को पता चलेगा कि वरंशु किट्टू और उसके बच्चों से मिल चुका है? क्या वीरेंशु अपने वादे पर कायम रहेगा? बच्चे जैसे उस इंसान जिसका नाम नहीं पता वो अचानक से उन्हें गले लगा लेता तो बच्चे पूरा शौक हो जाते हैं और इंसान से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन वीरांश उन्हें जोर से पकड़े
था और उस लग रहा था कि यह आखिरी मौका अपने बच्चों से मिलने का। अगर एक बाप अपने बच्चों से मिलता है तो उस कितनी ज़्यादा खुशी होती है, ये है शब्दों में बयान करने वाली चीज़ नहीं है। उससे लगता है कि उसने पूरी दुनिया जीत ली। एक बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बहुत बलिदान से करता है, बहुत सारी गुडमियाँ करता है, अपने जिंदगी अपने सपनों की तकी उनके बच्चे अच्छे से जी पाएं और एक खुशहाल जिंदगी जी और आए। इस वक्त में राज्यों को लग रहा था कि उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। अभी उस ये भी लग रहा था कि अगर उसका प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, उसका सारा जमीन जायदाद कोई छीन भी ले तो अगर उसके पास उसके ये दोनों बच्चे हैं तो भी वीरंशु को आया इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस उस आपने दोनों बच्चे चाहिए। तभी कृष्ण अंशु से दूर होते कहती है, अंकल आप कितने चिपको हो, ऐसे कौन गले लगता है, आपको बताना चाहिए इतना कि आप हमारे गले, ये ऐसे बैड मैनर्स होता है। और भी अपना नाक सू करते कहता है, दिस इज नॉट फेयर, आपने हमारे परमेश्वर के बिना हमें गले लग गया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना कहा कि दोनों बच्चे हैं वेयरहाउस अपना मुंह पर लेटे हैं और वीरंश अपने दोनों बच्चों से फिर से गले मिलते कहता है, बच्चों तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तभी दोनों बच्चों कहते हैं, हाँ आप हमारी मम्मा के दोस्त हो। तभी वीरंशु कहता है, नहीं मैं तुम दोनों का पापा हूँ। इस बात की उम्मीद की विराट जो इतने आसानी से अपने बच्चों को बता देगा कि वह उसका पापा है, किट्टू को भी नहीं थी। अभी आगे जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि यह सामने वाला इंसान और कोई नहीं उनका पिता है, वो सब सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी हल्का उस इंसान से अपनेपन का एहसास हो रहा था और अपना चेहरा उस इंसान से मिलता हुआ है साथ हो रहा था। और जब उन बच्चों ने उस इंसान की आवाज़ सुनी तब उन्हें यकीन हो गया उस इंसान की बातों पर। और तभी बच्चे अपनी मां की तरफ देखने लगते हैं। किट्टू भी बेचारी लाचार थी, उस भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो चाहते थे कि उसके बच्चे एक बार अपने पापा से मिल ले ताकि किट्टू को कोई पछतावा ना हो। इसलिए वो अपना सर है मैं हिलती है और ये देखकर बच्चे इस बार अपने पापा के गले लगकर रोते हुए कहते हैं, क्योंकि बच्चे अपने पापा को मेल के लिए तरसते थे। जब वह लोग स्कूल जाते थे तो काफ़ी सारे बच्चों को देखते थे जो उनके पापा उनको छोड़ने जाते थे और उनके फोरहेड पर कैसे करते हुए बोलते थे, आज का दिन आप लोग का अच्छा जाए। ये सब देखकर कृष्ण और वीर को भी अपने पापा से मिलने का मन करता था, लेकिन उसकी माँ उससे उसके पापा के बारे में नहीं बताती थी, इसलिए वह लोग उदास रहते थे लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं बताते थे। लेकिन आज अपने पापा से मिलकर बोलो खुश हो गए थे और रोने लगे थे। वो इमोशनल होकर बोलते हैं, आप इतने दिन से कहाँ थे, आप नहीं जानते आपके बिना हम लोग कितने केले से थे। मामा हमारे साथ थी लेकिन हमें आपका भी साथ चाहिए था, प्लीज़ हमारे साथ रहो पापा, हमें छोड़कर मत जाओ पापा, हमें भी आपकी बहुत कमी महसूस होती है। अपने बच्चों की ऐसी बातें सुनकर वीरांशु उदास हो जाता है क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन वह चाहता था वह इस पल को अच्छे से जिले और अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। और कुछ देर अपने बच्चों के साथ गले लगाते हुए यूं ही बता देता है और किट्टू भी अपने बच्चों की बातें सहन करो उदास हो जाती है क्योंकि वह एक माँ का फर्ज को अच्छे से निभा सकते हैं लेकिन एक बाप का नहीं। लेकिन तभी उसे ड्राइवर की आवाज़ आती है जो कह रहा था गाड़ी ठीक हो गई है। ड्राइवर भी उन लोगों की बातें सुनकर इमोशनल हो गया था लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर है जो अपने मालिक से कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछ सकते हैं। और ड्राइवर की बात सुनकर किट्टू को होश आता है और वह अपने बच्चों को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन बच्चे वीरांशु को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे इसलिए वह अपना सर नाम हिलते हैं। तभी की किट्टू डालते हुए कहती है, अगर तुम लोग अभी के अभी गाड़ी में नहीं बैठे तो मैं यहाँ से चल जाऊंगी और कभी भी तुम लोग से बातें नहीं करूंगी। बच्चे कितने भी अपने पापा को मिस कर रहे लेकिन वह अपनी माँ को नहीं खो सकते थे क्योंकि बचपन से वह लोग अपनी माँ के साथ ही रहे हैं और उन्हें न चाहते हुए भी अपने पापा से दूर जाना पड़ता है। लेकिन बच्चे एक बार अपने पापा के गले लगाकर उसके कानों में रहते हैं, पापा आप हमारे पीछे पीछे आ जाना, हम लोग लंदन जा रहे हैं, मम्मी हमें लंदन ले जा रही है, वहाँ पर ना सम्राट मामू का घर है तो वही हम लोग रहते हैं, आप हम लोग के पास आओगे ना हमसे मिलने के लिए, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। इतना करके दोनों बच्चों अपने पापा के एक एक गालों में एक किस कर देते हैं और वहाँ से
चल जाते हो उदास होते हुए अपने बच्चों को अपने से दूर जाते हुए देखकर वेदांशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नहीं चाहता था कि वह अपने बच्चों से दूर हो और किट्टू से भी, लेकिन वह इस वक्त कुछ कर नहीं पा रहा था। वह एक मजबूर पिता की तरह लग रहा था जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था और उसके बच्चे उसके लिए कितना तरसते थे उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उसके बच्चे भी इस दुनिया में, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किट्टू का कहना मानते हुए अपने बच्चों से मिलेगा और किट्टू को भी मनाएगा ताकि वह लोग साथ में रहने लगे, क्योंकि वह जानता था कि तू उसे कभी नहीं अपनाएंगे लेकिन अपने बच्चों के लिए हो सकता है वह अपना ले, पर उसे कहाँ पता कि क्योंकि आंखों में इतनी नफरत है कि वीरांशु भी कुछ नहीं कर पाएगा। वह तो सिर्फ किट्टू यहाँ से निकलने के लिए, ऐसा कि नहीं तो किट्टू कभी भी नहीं जाएगी कि वह इंसान जिसने उसके साथ कितना बुरा किया वह उसके बच्चों से मिले। अर्थ वीरांशु अपनी आंखें तब तक नहीं झटका है जब तक उसके आंखों से एक किट्टू की गाड़ी ओझल ना हो गई और बच्चे पूरे रास्ते उदास थे क्योंकि उन्हें अपने पापा से और मिलना था और उन्हें अपनी सारी ख्वाहिश और अपनी सारी बातें अपने पापा को बतानी थी, लेकिन उसकी माँ ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन वह अपनी माँ से भी गुस्सा नहीं हो सकते थे कि उन्हें पता था कि उसकी माँ उन दोनों की खुशी चाहती और बिना कुछ रीजन के उसकी माँ उसके पापा से दूर नहीं भेजेगा, और यही रीजन उन दोनों बच्चों को जानना था। क्या होगा आगे, क्या सम्राट को पता चलेगा कि किट्टू के साथ क्या हुआ? क्या वीरांशु अपने बच्चों से मिलने के लिए लंदन जाएगा? क्या वह रांची किट्टू को मन पाएगा? क्या किट्टू मान जाएगी? क्या किट्टू कभी माफ कर पाएगी? वीरांशु और श्रुति को जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं और मैं आप सबके कमेंट करें और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक जो कि मैं कुछ दिन पहले ही बनाया था, वे दोनों मेरे यूट्यूब चैनल पर है। और अगर आपको मेरे चैनल और एपिसोड के अपडेट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। और इंस्टाग्राम पर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे स्टोरी आइडिया भी दे सकते हैं इंस्टाग्राम के दम पर। क्या आपको किस तरीके की स्टोरी चाहिए जिससे मैं आपके लिए एक नई स्टोरी बना सकूं? धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सम्राट और दिव्या की शादी होने के बाद वह लोग हवेली जाने के लिए निकल गए। तभी हवेली जाते ही सम्राट ने किट्टू को फ़ोन किया और किट्टू जो इस वक्त अपने बच्चों के साथ कार में बैठी हुई थी वह फ़ोन बजता देखकर अपना फ़ोन उठाती है। तब सम्राट पूछता है क्या हुआ, तुम लोग कहाँ तक पहुँचे? तभी किट्टू बताती है कि अभी हम लोग राजस्थान के बॉर्डर तक की पहुँच पाए हैं। तभी सम्राट बोलता है क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ में थोड़ी घबराहट मुझे सुनाई दे रही है, क्या तुम ठीक हो ना? तभी किट्टू सम्राट को सब कुछ बता देती है कि कैसे ट्रांसफर से मिला और उसके बच्चों से भी मिला, लेकिन किट्टू अपने मौके पर उसे एक प्रॉमिस दे दिया कि वह कभी भी उसके बीच नहीं आएगा और ना ही कभी किट्टू से मिलने की कोशिश करेगा। सम्राट ये सब सुनकर थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि वीरांशु यहाँ तक आ जाएगा। तभी भी रह चुका था, ठीक है जब तुम मुंबई पहुँच जाओगे ना तब मुझे एक मैसेज सेटिंग कर देना और मेरे आदमी तुम्हें सेफली लंदन पहुंचा देंगे। किट्टू अपना आसाराम में लाती है और फ़ोन कट कर देती है। कुछ देर बाद वो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं और मुंबई पहुंचते ही बच्चे पूछने लगते हैं मामा क्या हम लोग वापस यहाँ नहीं आएंगे? तभी किट्टू बोलती है नहीं हम लोग वापस नहीं आएंगे, और इतना करके वह अपने बच्चों को ले जाती है और कुछ घंटे बाद वह सब लंदन पहुँच जाते हैं। और लंदन पहुँचते ही कितने गहरी सांस लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसके पीछे कोई नहीं आएगा, ना ही वीरांशु और ना ही कोई उसकी जिंदगी में उसके बच्चों को खेलने के लिए आएगा। लेकिन किट्टू को दूर तक एहसास नहीं था कि वीरांशु अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तूने वीरांशु को किट्टू से दूर रहने के लिए बोला था ना कि अपने बच्चों से, तो वीरांशु अपने बच्चों से मिल सकता है और यह उसका हक बनता है क्योंकि वह दोनों का पापा है। इसलिए वीरांशु ने सोचा कि वह भी लंदन जाएगा और अपने बच्चों और किट्टू को वापस अपना बनाकर ही लाएगा। इसलिए उसने अपने खास आदमी को फ़ोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और उसके लिए प्राइवेट जेट बुक करने के लिए बोला, क्योंकि वह जल्द से जल्द अपने बच्चों से मिलना चाहता था और उसे ढेर सारी बातें करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त लंदन के शाम के 5 बजे रहे थे और किट्टू अपने बच्चों के साथ इवनिंग स्नैक्स खाकर अपने बच्चों के कमरे में उनका होमवर्क करवाए थे, क्योंकि कल से वह लोग स्कूल जाने वाले थे। तभी कृष्णा रहती है मामा मुझे होमवर्क नहीं करना,
कितने सारे होमवर्क दे देते हैं। तभी वीर कहता है तुमसे ज्यादा तो मुझे मिलना, तो मुझे क्या करना चाहिए। तभी किट्टू दोनों को चुप कर आते हुए कहती है दोनों चुपचाप अपना होमवर्क करो और 1 घंटे में तुम दोनों का होमवर्क फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे हैं। खासकर उसकी बेटी कृष्णा बहुत ज्यादा नौटंकी कर करके 2-3 घंटे में अपना होमवर्क कंप्लीट करती, क्योंकि उसका होमवर्क से ज्यादा इधर उधर की चीजों पर ध्यान रहता था। कुछ देर बाद है बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और रात का भी वक्त हो जाता है। तभी किट्टू अपने बच्चों को रात का खाना बनाकर खिला देती है, क्योंकि वह हमेशा अपने बच्चों के लिए खुद से ही खाना बनाती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसके बच्चों के लिए खाना बनाए और अपने बच्चों को, और खुद खाना खाकर वह सो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि सम्राट और दिव्या कल दोपहर तक लंदन पहुंच जाएंगे और उसे जिला में बहुत सिक्योरिटी भी थी जो सम्राट ने ही किट्टू के लिए करवाई थी, ताकि किट्टू और उसके बच्चों को कुछ ना हो पाए। अब क्या होगा जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आप लोगों की कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं कहानी लिख पाती हूँ। और बहुत लोगों की शिकायत है कि मैं लॉन्ग स्टोरी नहीं अपलोड करती हूँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी स्टोरी अपलोड करती हूँ वह मैं खुद से लिखती हूँ और सोचती हूँ। यह मेरी अपनी कहानी है जिसे मैं अपनी इमेजिनेशन से बनाया है, और मुझे सोचने में और वीडियो के एडिट और अपलोड करने में टाइम लग जाता है। तो आप लोग भी हमें समझ और हमें सपोर्ट करें और मेरे जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे, ताकि मैं आपको और लंबे लंबे एपिसोड दे सकूं और जल्दी एपिसोड दे सकूं। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो। धन्यवाद।